नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी अध्यापन चैनल में। जी। और आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल, आज हमने साहित्य के शोध पत्रों, व्याकरण की पुरानी पांडुलिपियों और काव्य शास्त्र के कई जरूरी नोट्स का एक पूरा पुलिंदा इकट्ठा किया है। हाँ, और हमारा उद्देश्य इस पूरी अध्ययन सामग्री से वो सबसे जरूरी ज्ञान निकालना है जो कविता को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दे। सही कहा। देखिए, अक्सर जब हम किसी बहुत ही शानदार इमारत को देखते हैं ना, तो हमारी नजर सबसे पहले उसके बाहरी सुंदरता पर जाती है। उसके रंग रोगन या डिजाइन पर। हाँ, हम कहते हैं कि वाह क्या कमाल की कारीगरी है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस बाहरी सुंदरता को थामे रखने के लिए उस इमारत के भीतर ईंटों और पिलर्स का एक छिपा हुआ नक्शा होता है। बिल्कुल एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिसके बिना वो इमारत गुरुत्वाकर्षण के सामने एक पल भी खड़ी नहीं रह सकती। वाकई बहुत ही सटीक तुलना है ये। और पता है, हमारी कविताएं और हमारे पसंदीदा गीत भी बिल्कुल वैसी ही इमारतें हैं। मतलब शब्दों की इमारतें। हाँ, उन शब्दों और भावनाओं की सुंदरता के पीछे एक बहुत ही गहरा, लगभग गणितीय ढांचा काम कर रहा होता है। साहित्य की भाषा में इसी छिपे हुए ढांचे को छंद कहा जाता है। अच्छा, तो आज के इस अध्ययन में हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। हम इस छंद की पूरी एनाटॉमी यानी इसकी शारीरिक रचना का एक्सरे करने वाले हैं, और वो भी बिना व्याकरण के उबाऊ नियमों में उलझे। बिल्कुल। हमने अपने नोट्स से एक ऐसी मास्टर ट्रिक और सिर्फ एक सटीक उदाहरण निकाला है जिसके जरिए हम छंद के पूरे 7 अंगों को डिकोड करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम कविता के उन तकनीकी हिस्सों को खोलकर मेज पर रखें, हमें ये समझना होगा कि आखिर इस छंद का मुख्य उद्देश्य क्या है। हाँ, मतलब ये शब्द आया कहाँ से है? देखिए, अगर हम मूल की बात करें तो छंद शब्द असल में संस्कृत की चंद धातु से बना है। चंद धातु। इसका अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है आह्लादित करना या खुश करना। ओह, लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। वो कैसे? आपने कहा कि छंद एक सुव्यवस्थित ढांचा है, मतलब नियमों का एक जाल है, और आमतौर पर व्याकरण की बेड़ियां किसी को खुश तो नहीं करती है ना। हाँ, ये तो है। तो फिर ये जो सुव्यवस्थित विधान है, ये खुश करने का काम कैसे करता है? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। इसका जवाब हमारे मनोविज्ञान में छिपा है। दरअसल मानव मस्तिष्क हमेशा एक पैटर्न या एक लय की तलाश में रहता है। अच्छा, एक रिदम की तलाश में। जी। जब हम कोई साधारण गद्य या बेतरतीब पंक्तियां पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग को हर नए शब्द के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। मतलब दिमाग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। लेकिन जब वही शब्द एक निश्चित सुव्यवस्थित विधान में ढल जाते हैं, यानी जब उनमें यति, गति और तुक का एक नियम लागू हो जाता है, तो एक रिदम बन जाती है। एकदम सही। और मस्तिष्क उस पैटर्न को पहचान लेता है। वो आगे आने वाले शब्दों का पूर्वानुमान लगाने लगता है। ये जो दिमागी शांति है, वही हमें आह्लादित करती है। क्या बात है, मतलब ये वो छिपा हुआ ब्लूप्रिंट है जो भावनाओं को सही रास्ते पर ले जाता है। हाँ, इसीलिए परिभाषा कहती है कि काव्य में यति, गति और तुक का सुव्यवस्थित विधान ही छंद कहलाता है। समझ गया। तो अब जब हम जान गए हैं कि छंद एक ढांचा है, तो आइए इस ढांचे के सबसे बाहरी अंगों की तरफ बढ़ते हैं। यहीं से हम उन 7 पुर्जों को जोड़ना शुरू करेंगे। बिल्कुल। और इस पूरी एनाटॉमी को समझने के लिए मैं एक मास्टर स्पेसिमेन पेश करूंगी। एक ऐसा मुख्य उदाहरण जो भले ही सुनने में साधारण लगे, लेकिन उस पर छंद के सारे नियम लागू होते हैं। बताइए, कौन सा उदाहरण है वो? ध्यान से सुनिएगा। आई मुसीबत देखकर गंजे तू क्यों रोए, आई मुसीबत कोई भी तेरा बाल न बाका हुए। अरे, ये तो बहुत ही हास्य से भरा और अप्रत्याशित उदाहरण है। तेरा बाल ना बाका होए। हाँ, थोड़ा मजेदार है। आमतौर पर जब काव्य शास्त्र की बात होती है तो लोग बहुत गंभीर कविताएं लेते हैं। हम इस हल्के फुल्के वाक्य से व्याकरण समझेंगे। बिल्कुल। कई बार सबसे जटिल नियम सबसे सरल उदाहरणों से ही बेहतर समझ आते हैं। गंभीर कविता में ध्यान अर्थ पर चला जाता है। ये भी है। तो चलिए इस मास्टर स्पेसिमेन का विच्छेदन करते हैं। तो छंद का सबसे पहला अंग होता है चरण। कविता की जो भी प्रत्येक स्वतंत्र पंक्ति होती है उसे चरण कहा जाता है। अच्छा, तो अगर हम अपने उदाहरण को देखें तो इसमें 4 स्पष्ट हिस्से हैं। पहला, आई मुसीबत देखकर। जी। दूसरा, गंजे तू क्यों रोई। तीसरा, आई मुसीबत कोई भी। और चौथा, तेरा बाल ना बाका हुए। एकदम सटीक। इसका मतलब है कि इस पूरी कविता में कुल 4 चरण हैं। तो पहला अंग हो गया चरण। अब दूसरा क्या है? यहीं से दूसरा अंग निकलता है जिसे पद या दल कहा जाता है। जब हम 2 चरणों को आपस में मिला देते हैं तो वो एक पद बन जाता है। गणित के हिसाब से देखें तो 2 चरण बराबर 1 पद। बिल्कुल सही। तो हमारे उदाहरण में जो पहली पूरी लाइन है, आई मुसीबत देखकर गंजे तू क्यों रोई, यह 2 चरणों से मिलकर बनी है, इसलिए ये पूरा हिस्सा एक पद कहलाएगा। हाँ, एकदम सही विश्लेषण है। और अब हम आते हैं तीसरे अंक पर, जिससे हम सब बहुत परिचित हैं। वो क्या है? इसे तुक कहा जाता है। पंक्तियों के बिल्कुल अंत में जब एक जैसी आवाज वाले शब्द बार बार आते हैं तो उसे तुक कहते हैं। जैसे हमारे उदाहरण में रोई और होई। हाँ, या फिर जैसे बचपन में हम पढ़ते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यहाँ रानी है और पानी है, तुक है। ओ, अगर हम इसे आजकल के गानों से जोड़ें तो जिसे गानों या रैप में राइमिंग कहा जाता है, वो असल में यही तुक है। बिल्कुल, तकनीकी रूप से वही तुक है। मैं एक बात सोच रहा था, क्या ये तुकबंदी ही वो चीज है जो किसी भी कविता को याद रखने में सबसे आसान बनाती है? 100%। ये तुक ही एक मेंटल हुक का काम करता है। रोई शब्द अपने आप दिमाग को संकेत दे देता है कि आगे होई आने वाला है। वाकई अद्भुत है। तो हमने बाहरी परत देख ली, चरण, पद और तुक।
लेकिन जब इन पंक्तियों को पढ़ा जाता है तो असल चुनौती तब आती है। हाँ, क्योंकि एक ही कविता को कोई बहुत अच्छा पढ़ता है और कोई बहुत उबाऊ। बिल्कुल। तो ये कैसे तय होता है? यहीं पर प्रवेश होता है कविता की सांसों और धड़कन का। छंद का चौथा अंग है यति। इसका सीधा अर्थ है विराम या ठहराव। ठहराव मतलब जैसे लिखते समय हम कोमा या फुल स्टॉप लगाते हैं। हाँ, पढ़ते समय जहां भी हम सांस लेने या अर्थ को स्पष्ट करने के लिए रुकते हैं वो यति है। जैसे रोई के बाद रुकना। अच्छा, और इसका साथी अंग कौन सा है? वो है पांचवा अंग गति। गति का अर्थ है प्रवाह या फ्लो। शब्दों को थोड़ा खींचकर या लय में गाना, जैसे राखिए, ये गति है। मैं यहाँ एक उपमा देना चाहूंगा। क्या हम कह सकते हैं कि गति एक नदी के प्रवाह की तरह है? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। और यति सड़क के उन ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह है जो बताते हैं कि कहाँ रुकना है। बहुत ही सुंदर उपमा है। लेकिन एक आलोचनात्मक सवाल है। मान लीजिए मैं बहुत उत्साह में हूं और मैं यति यानी ठहराव को पूरी तरह नजरअंदाज कर दूं। अच्छा। हाँ, मैं बिना रुके बस गति में पूरी कविता पढ़ता जाऊं, तो क्या इससे कविता का पूरा अर्थ नष्ट नहीं हो जाएगा? पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। शब्द आपस में टकरा जाएंगे। जरा हमारे उसी हास्य उदाहरण को देखिए। आई मुसीबत देखकर गंजे तू क्यों रोई। हाँ, अगर आप देख कर के बाद गलत जगह रुक जाएं, जैसे आई मुसीबत देखकर गंजे तू। अरे हाँ, ये तो पूरा अर्थ और हंसी खत्म कर देगा। बिल्कुल। गति कविता को बहा कर ले जाती है, लेकिन यति ये सुनिश्चित करती है कि बहाव सही दिशा में हो। क्या बात है। तो ठहराव और प्रवाह का संतुलन ही वो आलात पैदा करता है। अब हमने बाहरी ढांचा और श्वास का नियंत्रण देख लिया जी। अब हम उस दिशा में मुड़ रहे हैं जो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, छंद का माइक्रोगणित। बिल्कुल, और यही छंद एक विज्ञान बन जाता है। हमारा छठा अंग है वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा, इनमें क्या अंतर है? सबसे पहले वर्ण। वर्ण का मतलब है अक्षरों की बिल्कुल सीधी सीधी गिनती। मतलब जैसे हम एबेकस पर मनकों को गिनते हैं, 1 मोती 2 मोती। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। वर्णों की गिनती में आधे या अधूरे अक्षर को बिल्कुल नहीं गिना जाता। अरे ऐसा क्यों? एक आधा अक्षर भी तो कागज पर अपनी जगह घेरता है, उसे गिनती से बाहर क्यों रखा गया? क्योंकि आधे अक्षर में कोई स्वर नहीं होता। बिना स्वर के उसकी कोई अपनी स्वतंत्र गूंज या ठहराव नहीं होता। ओ, मतलब जब उसमें आवाज का भौतिक अस्तित्व ही नहीं है तो वो लय में क्या योगदान देगा? एकदम सही पकड़ा आपने, इसलिए उसे नहीं गिनते। तो ये तो बात हुई वर्ण की। फिर मात्रा क्या है? मात्रा अक्षरों की गिनती नहीं है, बल्कि ये स्वरों के भार को नापती है। भार मतलब जैसे हम तराजू में चीजें तौलते हैं, एक तरफ एबेकस और दूसरी तरफ तराजू। बिल्कुल, एक तराजू की तरह। मात्रा ये देखती है कि अक्षर को बोलने में कितना समय लग रहा है, और इसके 2 नियम हैं, लघु और गुरु। लघु और गुरु, नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एक हल्का है और एक भारी। जी हाँ, लघु का मतलब है एक मात्रा। इसे तराजू पर रखे एक हल्के पंख के समान समझिए। इसमें अ, ई, उ जैसे छोटे स्वर आते हैं। और गुरु? गुरु का मतलब है 2 मात्रा। ये भारी वजनदार बाट की तरह है। इसमें आ, ई, उ जैसे बड़े स्वर आते हैं। इन्हें बोलने में दुगना समय लगता है। वाकई हैरान करने वाली बात है। हम सोचते हैं कि प्राचीन कवियों ने बस भावुक होकर कविताएं लिख दी, लेकिन असल में वे शब्दों को तराजू पर तौल रहे थे। हाँ, वे गणना कर रहे थे कि यहाँ हल्का लघु चाहिए या भारी गुरु। बिल्कुल, और इसी गणितीय ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप देने के लिए आता है 7वां अंग गण। गण, ये क्या होता है? ये केवल और केवल 3 वर्णों का एक समूह होता है। सिर्फ 3, न 2 न 4? इतनी सख्ती क्यों? हाँ, चेतावनी ही यही है कि गण कभी 3 वर्णों से कम या ज्यादा नहीं होता। जैसे एक शब्द है मानुष, मा, नु, श। इसमें ठीक 3 वर्ण है जी, इसलिए यह एक गण कहलाएगा। इन्हीं समूहों को जोड़कर पूरी कविता का ढांचा तैयार होता है। तो हमने चरण, पद, तुक, यति, गति, वर्ण, मात्रा और गण समझ लिए। और जाहिर है इन सबको किस गिनती और क्रम में रखना है वो भी इसी का हिस्सा है, जिसे संख्या और क्रम कहते हैं। बिल्कुल। तो अब समय आ गया है इस छंद का संपूर्ण एक्सरे करने का। इन 7 पुर्जों को एक साथ फिट करके देखते हैं। इसके लिए हम रहीम जी का प्रसिद्ध दोहा लेते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गै न उबरे मोती मानुष चून। क्या हम इसमें 7 अंग एक साथ देख सकते हैं? बिल्कुल, आइए डिकोड करें। सबसे पहले पद, ये पूरी 2 पंक्तियां मिलकर एक पद है। ठीक है। दूसरा यति, राखिए के बाद जो कौमा है और सून के बाद का ठहराव। और गति? इसे पढ़ते समय जो लय बनती है। एकदम सही। और तुक क्या होगा? पहली पंक्ति के अंत में सून और दूसरी के अंत में चून, सून और चून। बिल्कुल। और 5वां गण, दूसरी पंक्ति में मानुष शब्द ठीक 3 वर्णों का सटीक समूह है। अरे वाह, ये तो सच में परफेक्ट इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना लग रहा है। एक ऐसी मशीन जहां हर पुर्जा अपनी सही जगह पे फिट है। यही छंद की असली ताकत है। व्याकरण का अनुशासन और भावनाएं मिलकर ही अमर काव्य बनाते हैं। क्या अद्भुत चर्चा रही।